हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी एडीओ सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, है ना, जिसमें साइंस के क्वेश्चन की बात कर लूँ तो इससे पहले वाले जो हम आपको वीडियो दिए थे उसमें फर्स्ट शिफ्ट के सारे जो है क्वेश्चन करवाए थे साइंस का। ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है और दोनों में क्या अंतर है, क्या आयोग दोनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा है सेम टॉपिक से या दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन उठाया है, या सेम जो है अलग अलग क्लास के एनसीईआरटी से, या फिर यहाँ पे बदलाव किया है। सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूँ, सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, है ना, जिसमें साइंस का क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है कि आपको 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखेगा। मैं आपको दिखाऊंगा और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ना, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें ध्यान से देखिएगा। और मैं आपको एक बात हमेशा बोलता हूँ कि भाई अब जो है बिहार की किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप 72वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं, है ना, या फिर बिहार का कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपको अब पढ़ लेना है। और ख़ासतौर पे बायो की बात कर लो तो इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है सारे शिफ्ट में। आप तीनों शिफ्ट में देखिएगा ना, तो लगभग किसी में 11 है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, तो बायो का वेटेज ज़्यादा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को कम पढ़ो, नहीं, उसको भी पढ़िए, लेकिन इसे भी पढ़ना है। और अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया गया है। मैं आपको सारे क्वेश्चन 1 to 1 करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, जरा सा देखिएगा। देखिए, 5 1 आप लोग नहीं देखे हैं ना, तो आप जाके जरूर देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। कुछ लोग मुझे स्क्रीनशॉट करके भेजे थे, सर मेरा एग्जाम तो इस शिफ्ट में हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपने नहीं करवाया। मेरा जो है एक ही मोटिव है कि भाई हम आपको सब कुछ बता देंगे, है ना, ताकि आप पढ़ लीजिए जाके। सारे क्वेश्चन लिया हूँ, जरा सा जो है ध्यान से देखिएगा वीडियो को। और मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके आ गया। डायरेक्टली हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद मैं आंसर की तरफ लेके जाऊँगा। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है ये सेकेंड शिफ्ट का, है ना, जिनका जो है सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था। जाहिर सी बात है आपके पेपर में होगा। टेलीग्राम जाके जुड़ जाइए, वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा और कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि इन वर्गीकरण प्रणालियों को इनके विकास का जो है क्या करना है, कालानुक्रमिक क्रम में आपको सजाना था, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आर.एच. विटकर थे, इन्होंने समस्त जीवों को 5 भागों में बांटा था, वो दिया है। केरोलस लीनियस की बात कर लो तो समस्त जीवों को इन्होंने 2 भागों में बांटा। बेल्थम और हुकर की बात कर लो तो ये प्राकृतिक प्रणाली दिया था, और ये पता है कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा। और एंगलर और यहाँ पे प्राटल की जाति वृत्तीय प्रणाली की बात कर लो तो इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। और पुष्पीय पौधे के लिए जो है एपीजी तंत्र के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। सबसे पहले ये तो जाहिर सी बात है आप ये दोनों को तो पढ़ते हैं, विटकर और लीनियस के बारे में। यहाँ पे वेल्थम और हुकर की जो है प्राकृतिक प्रणाली है, लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन देखो यहाँ से भी प्रश्न पूछा है क्रम में सजाने के लिए। तो पहली बात आपको यहाँ पे अगर एनसीईआरटी की बात कर लूँ तो भाई ये 11th क्लास के एनसीईआरटी में ही मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर में, तो चैप्टर 2 को भी आपको पढ़ना है अच्छे से, 3 को भी पढ़ना है। अब सबसे बड़ी बात है इस बुक की ना, यहाँ देखिएगा ना, तो चैप्टर 2 है, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है, चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा, आप मोनेरा किंगडम को पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा पढ़ते हैं, फंजाई पढ़ते हैं, प्लांटी पढ़ते हैं, एनिमिलिया पढ़ते हैं, और लास्ट में जो है वायरस है ना, उसको भी देख लेते हैं, लाइकन उकन के बारे में भी देख लेते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ। तो देखो भाई, पहले जो व्यक्ति आया केरोलस लीनियस, इन्होंने क्या कर दिया कि भाई समस्त जीवों को 2 भागों में बांट दिया, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, मेंशन भी किया हुआ है एनसीईआरटी बहुत अच्छे से। लीनियस के जो है सभी, मतलब लीनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के लिए इन्होंने समस्त जीवों को यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि भाई दी जगत पद्धति विकसित की गई थी, जिसमें क्रमशः प्लांटी और एक जो है एनिमिलिया था। मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे जाइएगा, मैं नीचे लेके चलता। तो 5 समस्त जीवों को 5 भागों में जो पहले बांटा, सॉरी पहले तो 2 जगत में बांटा, केरोलस लीनियस। उसके बाद यहाँ पे व्यक्ति आया 1959 में। अब अभी मैं डेट भी बताऊंगा केरोलस लीनियस वाला भी। तो इन्होंने क्या किया, आर.एच. विटकर समस्त जीवों को 5 भागों में बांटा। तो इसी चैप्टर में बाकी डिटेल में सब कुछ भी दिया है। हालांकि डाइनर से डाइनर से क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन कभी हो सकता है अगले पेपर में ये आपसे डाल दे आपके पेपर। अब अगला जो व्यक्ति था जिसका नाम था भाई, यहाँ पे आप देखोगे ना क्या था भाई, आप क्वेश्चन में देखिएगा तो प्राकृतिक, है ना, वर्गीकरण, ये किससे संबंधित है, तो आप कहिएगा सर एक क्या नाम है इसका, डॉल्टन हुकर, या फिर शॉर्ट फॉर्म इसका हुकर, और जॉर्ज बेथम, नाम जरूर सुने हैं। अभी आपने देखा ना, यहाँ पे देखिए, है ना, ये जातिवृत्तीय प्रणाली और ये प्राकृतिक प्रणाली। और यहाँ पे जातिवृत्तीय प्रणाली तीसरा चैप्टर में है, ये तीसरा चैप्टर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला दूसरा में तो 2 था, और तीसरा में जातिवृत्तीय प्रणाली। आप देख सकते हो दोनों व्यक्ति का नाम। तो यहाँ पे देखें ना, एकदम सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा है। और कहाँ से, तो 11th क्लास की एनसीईआरटी में। ये आपको 9th और 10th में नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं, इससे नीचे वाले एनसीईआरटी में मिलेगा। 11th क्लास की एनसीईआरटी में डेप्थ में दिया गया। अब थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि हम जो आपको चैप्टर पढ़ाएं ये नोट्स में, है ना, समस्त जीवों को जो है देखा जाए, एक चैप्टर का नाम है जीवों का वर्गीकरण। बहुत डेप्थ में पढ़ाया गया है आप लोगों को, ठीक है, एकदम बेसिक से सारी चीज़ें। और देखिए यहाँ पे समस्त जीवों को कितने भागों में बांटा है,
लीनियस ने 2 भागों में और कितने ईस्वी में, तो ये ईस्वी अभी नहीं लिखा अभी, हालांकि ये वाला जो है देख सकते हो यहाँ पे 1753 ईस्वी में। उसके बाद R.H. विटकर आता है ना, और इन्होंने समोच्च को कितने भागों में बांट दिया, 5 भागों में। कौन कौन सा है, 5 भागों में बांटा, तो कौन कौन सा है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है ना, फंगी है, यहीं पे पादप आपको दिखेगा, जंतु दिखेगा, और डेप्थ में यहाँ पे भी आपको वो सारी चीज़ें मिलेगा जहाँ से पॉइंट दे के पूछ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आपको तो NCERT पढ़ना ही होगा, पढ़ लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है 11th क्लास की NCERT कर लेते हैं ना, तो बहुत डेप्थ में सारी चीज़ें का नॉलेज हो जाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन तो आ रहा है, तो कैसे छोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था तो कितना महत्वपूर्ण था, एक NCERT में आपको नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख सकते हो, हालांकि आसान सा क्वेश्चन है, आप हर एक बुक में आपको इवन लुसेंट सब में भी दिख जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे मीठा शक्कर है। तो आप सबको पता है कि जो फ्रुक्टोज होता है वो है, और उसके बाद में डेप्थ में पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे एक चैप्टर है 9th क्लास की NCERT, सॉरी 9th में बोल रहा हूँ, 11th क्लास की NCERT, सॉरी, तो ये मैं बता रहा था। तो यहाँ पे ये इस चैप्टर में आपको दिख जाएगा, ठीक है। हालांकि आसान सा क्वेश्चन है, तो वहाँ पे मैं नहीं लेके जाऊँगा, आप बहुत अच्छे से एक बार लेकिन पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नॉट्स की बात करें तो भाई एक चैप्टर आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया गया है, उसी में कार्बोहाइड्रेट आप पढ़िएगा ना, तो यहीं पे आपको देख सकते हैं मिल जाएगा सारी चीज़ें, और इसके सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं ना। जैसे माल्टोज हो गया, सोर्स की बात करें, इसका निर्माण जो है आप यहाँ पे किसके कारण से होता है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपको दिखेगा, सबसे मीठा जो है शक्कर फ्रुक्टोज है, सब यहाँ पे इसमें दिया गया। अब ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है कि डॉक्टर लालजी सिंह और उनके शोध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये NCERT में आपको मिलेगा ही नहीं, आपको कहाँ मिलेगा। देखो ये क्वेश्चन अक्सर जो है ना आपको नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, हाँ, लेकिन DNA के बारे में डिटेल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लास जो है यहाँ पे 12th क्लास की NCERT में, और चैप्टर का नाम आप देख सकते हो यहीं पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे था जो कि नीट एग्जाम जो पूछा गया था डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके दे दिया गया था। चूँकि अगर यहाँ पे हाँ आपको NCERT में क्लास 12th की NCERT में ये मिलेगा कि DNA फिंगरप्रिंट के खोजकर्ता जो है वो विश्व स्तर पे है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एलेक, है ना, एलेक दिखेगा बुक में, एलेक जेफरीस है ना, जेफरीस नाम है। लेकिन भारत में DNA का जो है ना भारत के जो है जनक कौन है, तो उसमें डॉक्टर लालजी सिंह आपको जो है देखने को मिलता है, NCERT के बुक में नहीं दिखेगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आता तो छोड़ सकते हो, है ना। हालांकि PYQs करते हैं तो कहीं ना कहीं ये टेकल करने के मोड में होते हैं। तो आपने देखा, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, मैं थोड़ा सा जूम कर, तो ये आपको क्लास 12th की NCERT में मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप जाकर देखिएगा, मैं चैप्टर का नाम इवन मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये यहाँ से, और क्वेश्चन अच्छा लेवल का है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और NCERT में दिया गया है 6th चैप्टर में, क्लास 12th की NCERT चैप्टर जो है यहाँ पे 6 जाके देखिएगा तो आपको दिख जाए। और मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन अभी UPSC में जो पूछा गया था पिछले साल, लगभग उसी से जोड़ के डेटा पूछा गया है। ये वाला देख सकते हो, ये करंट अफेयर से जोड़ के, साइंस एंड टेक वाला जो सेक्शन होता है ना, उससे जोड़ के पूछा गया। तो भाई मैं NCERT नहीं बोलूँगा, ठीक है, आप वहाँ से DNA सबको अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन ये जो है आप देख सकते हो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो आप इसे छोड़ सकते हो, है ना। ये करंट अफेयर्स वाला डेटा विजन का मैगजीन को कवर करिएगा ना, तो आपको दिखेगा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। हालांकि ये क्वेश्चन आपको ये इसे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, है ना। इसमें आपको 9th क्लास की NCERT में भी दिख जाएगा क्वेश्चन। ये कथन कारण वाला है, और यहाँ पे पूछा है यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, और कारण में दिया है, उसी से संबंधित आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और आप लोगों को यहाँ पे अगर नोट्स की बात कर लूँ जो आप लोगों को दिया गया है, तो इसमें देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका को बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है, और इसी लाइन से क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछ लिया गया है, ठीक है ना। तो लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ना। और ये वाला जो लाइन आप माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हो, ये वाला लाइन डायरेक्टली एकदम डिक्टो लाइन आपके बीच में था, है ना अभी, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है थोड़ा सा। सेल वाला चैप्टर आप देख पा रहे हो, हम आपको कल भी वीडियो करवाए थे, बायो का क्वेश्चन जो करवाए थे, तो मतलब आप देख सकते हो कि दोनों शिफ्ट में, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में सेल वाला चैप्टर और जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर है वो दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और डायरेक्टली जो है ये मैं बोलूँगा 9th क्लास की NCERT से, NCE है ना, RT से उठा लिया गया है। कौन से चैप्टर से, तो चैप्टर 6 से उठा। हालांकि आपको 11th में भी दिख जाएगा, वो भी मैं लिख दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे 9th क्लास की NCERT में आपको हमेशा कहता हूँ 9th में जो खासतौर पे बायो वाला सेक्शन में जो सेल है, सेल और टिश्यू वाला जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोशिका और ऊतक वाला। प्रत्येक शिफ्ट में आप जाके देखिएगा तो वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा ही गया है। अब देखिए इसमें क्या लाइन पूछा है, जो कि कथन कारण वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अभी कथन में लिखा है कि फ्लोएम में चलनी नलिका तत्व जीवित कोशिकाएं होती है, लेकिन कह रहा है कि परिपक्व जो हो जाता है ना तो इसमें केंद्रक नहीं होता है। और कारण में क्या लिखा हुआ है जरा सा देखिएगा, कारण क्या कहता है, एक मिनट, कारण में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कारण में लिखा हुआ है कि सहचर कोशिकाएं अवरोधी संधियों के माध्यम से चलनी नलिका, है ना, नलिका तत्व की क्या करता है,
तो उपापचयी गतिविधियों को नियंत्रित करती है, जिससे फ्लोएम में शर्करा के लदान और उतराई के लिए आवश्यक निरंतर जो है दाब प्रबंधता सुनिश्चित होती है। हालांकि ये दोनों सही है और ये दोनों लाइन, देखिए लाइन कहाँ से उठाया गया मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे आप यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि सर चैप्टर भी पिछले वाले वीडियो में चैप्टर देखो, चैप्टर यहाँ पे आपको दिखेगा चैप्टर 6 है ना, 9th क्लास की एनसीईआरटी के, ठीक है ना। आप जैसे जाओगे तो वहाँ पे अस्थायी ऊतक दिखेगा, एक सरल अस्थायी ऊतक दिखेगा, और नीचे जैसे आप आओगे ना तो यहीं पे आपको दिखेगा जटिल अस्थायी ऊतक, है ना। और यहाँ से पढ़िएगा तो वो पूरा क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे जाइलम, इवन जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना, किस तरीके से जो है ये कार्य करता है, इस तरह दिया। अब यहाँ पे पढ़िएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब चलो मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ। कह रहा है कि जाइलम और फ्लोएम, है ना, इसी प्रकार के जटिल अस्थाई, है ना, जटिल ऊतक के उदाहरण है। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर क्या करता है, तो संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। और यह ऊतक बड़े पौधे की जो है एक विशेषता है जो उनको क्या करता है, तो स्थलीय वातावरण में रहने के लिए जो है आप देखेंगे तो अनुकूलन बनाती है। अब आगे जैसे यहाँ पे पढ़िएगा तो कह रहा है कि जाइलम ट्रेकी, जिसे हम लोग वाहिनिका कहते हैं, अभी आपको वहाँ पे देखे भी थे, तो कह रहा है कि वाहिका जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम जो है फाइबर रेसे से मिलकर बनते हैं। और इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें से अधिकतर कोशिकाएं मृत हो जाती है। ये लाइन आपने देखा ना, है ना। कह रहा है कि है ना, ट्रेकीड और वाहिकाएं की संरचना क्या करता है, तो कह रहा है कि नलिकाकार जो है होती है और इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। लाइन में था, टू द पॉइंट यहाँ पे है। पेरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है और यह किनारे की ओर पानी के जो है पार्श्वीय संवहन में जो है मदद करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, बस इस लाइन से क्वेश्चन को उठा लिया गया है ना। तो एनसीईआरटी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, बाकी भी चीज़ और यहाँ पे मेंशन है, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। और हम आपको जो पढ़ाए हैं ना, जैसे चलनी प्लेट है, ये चलनी नलिका है ना, फ्लोएम पेरेन्काइमा है, साथी कोशिका है, ये कैसे काम करती है, ये सब आपको बताया गया। और हम जो आपको पढ़ाएं, आप ऊतक वाला चैप्टर में जैसे जाओगे, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आप कहेगा सर कहाँ दिखाएं। यहीं पे आपको जो है एक तो अस्थायी ऊतक दिखेगा और यहाँ पे एक जो है कम्प्लेक्स टिश्यू, है ना, जटिल ऊतक दिखेगा। इसमें आपको जाइलम और फ्लोएम दिखेगा, है ना, एकदम डायग्रामिकली आपको यहाँ पे बता दिया गया। देखो यहाँ पे क्या है भाई, है ना, यहाँ पे देखो, देख सकते हैं यहाँ पे जटिल, है ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपको दिखेगा और यहीं पे लाइन लिखा हुआ है ना। यहाँ पे फ्लोएम में आपको दिखेगा ना, ये लाइन था ना आपको, इसका निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं से होता है। यह नलिका के समान संरचना होती है जो जीवित कोशिकाएं में पाए जाते हैं। और ये जो सीवर्ट ट्यूब है में केंद्रक नहीं होता है और यही था लास्ट में गायब हो जाता है। ये जो सीवर्ट ट्यूब है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चालनी, है ना, चालनी कोशिका कहते हैं, है ना, सॉरी कोशिका बोल रहा हूँ, नलिका कहते हैं, नलिका कहते हैं। यहाँ पे वही लाइन है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा तो करना पड़े। तो यहाँ पे दोनों सही था, है ना, कथन और कारण। और ये आर जो है ये को सही व्याख्या भी कर रहा है। और ये आपको दिखेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास 11th की एनसीईआरटी और चैप्टर जो ना, चैप्टर नंबर 13 में जाके दिखेगा ना। हालांकि ये पुरानी एनसीईआरटी का ये अध्याय 11 नहीं होगा, अध्याय 13 कर लीजिएगा ना। उच्च पादपों में आप देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। और ये जेड स्कीम देखेंगे ना, तो यहाँ पे इस बुक में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, साफ साफ लिखा। देखिएगा फ्रेंड, चैप्टर है यहाँ पे 13, है ना, चैप्टर कौन सा है, 13 सॉरी चैप्टर 13 है और चैप्टर का नाम है उच्च अध्याय में प्रकाश संश्लेषण, है ना, सॉरी उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। इसको पढ़िएगा तो आप आराम से खटाखट क्वेश्चन को बना लीजिएगा। पहले मैं आपको जेड स्कीम दिखा देता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो है परिवहन कैसे होता है और यहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा जेड स्कीम, ठीक है ना, यहाँ पे। और जेड स्कीम में साफ साफ बताया गया है ना, कि इसलिए इसे जेड स्कीम कहते हैं। और जेड स्कीम जो है यहाँ पे चित्र संख्या 13.5 में दिया गया है। देख सकते हो यहाँ पे जेड स्कीम के बारे में साफ साफ बताया गया सब कुछ, ये कैसे होता है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिख जाएगा क्लास 7, है ना, क्लास जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, हालांकि वहाँ पे लिख भी दिया क्लास 7 और क्लास 10 की एनसीईआरटी में दोनों जगह दिख जाएगा, है ना। यहाँ पे आंसर गलत टिक किया है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है पौधा में, है ना, जो हरा पत्ता होता है, तो ये जैसा है वैसा ही दिखता है, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, आप हर एक बुक में भी दिख जाएगा, लुसेंट में दिख जाएगा। और ये क्वेश्चन की आप देख सकते हो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कक्षा 12th की एनसीईआरटी में आपको दिख जाएगा, है ना, यहाँ पे। और चैप्टर खासतौर पे चैप्टर ये 13 बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी। तो आपको यहाँ पे क्या पता लगा, पता ये लगा कि भाई 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी से डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया। हालांकि 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन है, लेकिन आप यहाँ पे कह सकते हो कि 50-50 का चांस है ना, चांस नहीं, 50-50 क्वेश्चन है। 50% 11th-12 से, 50% जो है 9th और 10th से। क्योंकि 9th और 10th में क्या है ना कि बेसिक दिया गया, इसमें थोड़ा सा अच्छे से डेप्थ में दिया गया है, खासतौर पर बायो वाला सेक्शन में आप देख सकते हो। और बायो का क्वेश्चन
प्रत्येक शिफ्ट में कितना क्वेश्चन पूछा गया, तो 10, कभी किसी में 11, किसी में 10 से कम तो है ही नहीं तीनों शिफ्ट में, किसी में 11 भी है, किसी में 12 भी है। तो ये है कुछ करंट अफेयर से डेटा, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन पूछ लिया गया बायो से जोड़ के, है ना। तो ये है, तो आपको यहाँ पे ये पता लगे कि भाई आपको ये करना है, और साथ में जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो एक साइंस एंड टेक वाला सेक्शन है, वहाँ पे बायो को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। यही है अप्रोच अगर साइंस में अच्छा स्कोर करना है तो। बाकी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का जो है वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के लिए बोल रहे थे सर ये भी बता दीजिए, वो भी हम बता देंगे आपको, ठीक है। और सभी लोग तैयारी में लग जाइए अच्छे से, जो लोग बीपीएससी एडीओ के लिए भी तैयारी करते हैं ना, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब 2 एग्जाम होगा आपका, प्री और मेंस दोनों होगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम एनसीईआरटी सीरीज हालांकि चल रहा है यूट्यूब पे, आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, सर हमें करवा दीजिए, हम जो है शुरू कर देंगे, है ना, यूट्यूब पे भी। खासतौर पे आपको हम 9th, 10th, 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी करवा देंगे। बायो में ये तीनों चाहिए, है ना, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तीनों नहीं चाहिए। कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो बता देंगे जब हमको क्वेश्चन का एनालिसिस करवा देंगे, तो है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट। बाकी जो भी लोग 72 बीपीएससी में ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को, प्रीलिम्स बैच को, एकदम पूरे तरीके से समर्पित है और इसमें एनसीईआरटी इंक्लूड है ना, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 999 में आपको सारे सब्जेक्ट का नोट्स, है ना, सारे सेक्शन का क्लास, वीडियो क्लास और एनसीईआरटी इंक्लूड है ना। कुछ लोग बोल रहे सर जो आप पॉलिटी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, है ना, इको पढ़ाएंगे, तो क्या स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी इंक्लूड होगा? बिल्कुल इंक्लूड है, और नोट्स आपको यहाँ पे मिलता है, एनसीईआरटी का कंपाइलेशन मिलता है, सब कुछ मिल जाता है। और ये ऑफर जो है सीमित समय के लिए है। आप सबको पता है कि इसका फी अभी कम कर दिया हूँ, मात्र 999 कर दिया हूँ। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसी नंबर पर पेमेंट करके भेजना है, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेज दीजिएगा, जो कि व्हाट्सएप नंबर भी है, तो तुरंत हम आपको बैच में जोड़ देंगे। इसके बाद भी कोई डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। कुछ लोग बोल रहे थे सर टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है, भाई टेलीग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो आप जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।